हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है माओ का क्रांति का सिद्धांत। माओ त्से-तुंग का माओ के क्रांति का सिद्धांत का आधार मार्क्सवाद लेनिनवाद है। माओ के सशस्त्र क्रांति को उतना ही महत्व दिया है माओ ने सशस्त्र क्रांति को उतना ही महत्व दिया है जो मार्क्स या लेनिन के समय में था। उसने क्रांति के सिद्धांत को नया व व्यवहारिक रूप देकर एक महान कार्य किया था। उसने माओ ने क्रांति के दो पक्षों राष्ट्रवादी क्रांति जो साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध थी तथा लोकतांत्रिक क्रांति जो सामंतवादी जमींदारों के विरुद्ध थी को मिलाकर एक कर दिया। तो जो माओ था उसने क्या किया कि जो दो पक्षों राष्ट्रवादी क्रांति जो साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध थी और लोकतांत्रिक क्रांति जो साम्यवादी जमींदारों के विरुद्ध थी, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। माओ का मानना था कि दोनों क्रांतियां एक दूसरे पर निर्भर है। उसने स्वयं लिखा है कि साम्राज्यवाद को जब तक उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाता, सामंतवादी जमींदार के अत्याचारों का अंत भी संभव नहीं है। इस प्रकार साम्राज्यवादी शासन का अंत करने के लिए शक्तिशाली सैनिक टुकड़ियों का गठन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक किसानों को सामंतवादी जमींदार वर्ग के संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर लिया जाता। इस तरह माओ ने दोनों क्रांतियों को मिलाकर अपना जनवादी क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। माओ ने जनशक्ति को क्रांति का आधार माना। तो माओ ये क्रांति के साधन कृषक सोवियत संघ में क्या था कि श्रमिकों को क्रांति का साधन माना गया और मार्क्स ने भी क्रांति लाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया था। किंतु माओ जो था ने चीन की क्रांति का आधार श्रमिकों से अधिक कृषकों के राजनीतिक संगठन को बनाया। माओ पहला साम्यवादी नेता था जिसने यह घोषणा की कि किसानों में क्रांतिकारी कार्यवाही करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से थी। जो सोवियत संघ में क्या था कि श्रमिकों को क्रांति का साधक माना जाता था, किंतु माओ ने क्या किया, श्रमिकों की महत्व भूमिका का मार्क्स ने भी क्या किया कि जो सोवियत संघ और जो मार्क्स ने क्रांति लाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। जो माओ था उसने बिल्कुल क्या किया कि श्रमिकों से अधिक क्या किया, उसने कृषकों के राजनीतिक संगठन को बनाया। माओ पहला ऐसा साम्यवादी नेता था जिसने यह घोषणा की किसानों में क्रांतिकारी कार्यवाही करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से थी। 1924 से माओ हुआन के कृषकों को संगठित करने लगा। 1926-27 के बीच इस निर्णय पर पहुंचा कि क्रांति कृषकों पर आधारित होनी चाहिए। 1927 की हुआन रिपोर्ट में माओ ने किसानों के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना पर ध्यान दिया था और कहा, देहाती इलाकों का एकमात्र समूह जिसने हमेशा कठिनतम संघर्ष चलाया गरीब किसानों का समूह है। गुप्त और खुले संगठन की समूची अवधि के दौरान इन गरीब किसानों ने ही लड़ाई लड़ी, लोगों को संगठित किया और क्रांतिकारी कार्य संपन्न किया। 1940 तक माओ ने स्पष्ट कर दिया कि नवजनवादी क्रांति में सर्वहारा वर्ग किसान समुदाय के साथ मिलकर क्रांति का नेतृत्व करता है और किसान समुदाय चीनी क्रांति की सर्वाधिक प्रेरक शक्ति है। चीन जापान युद्ध के दौरान जापानी सेनाएं शहरों में केंद्रित थी और मुख्य संचार साधनों पर उनका कब्जा था। जैसा कि लिन प्याओ ने 1965 में बताया, सैनिकों के कारण हुए विस्तृत देहाती इलाकों पर कब्जा करने में असमर्थ थे, जो दुश्मन के शासन का सबसे कमजोर क्षेत्र था। इसलिए कम्युनिस्टों ने देहाती इलाकों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनकी सेना में भर्ती लगभग सारे लोग किसान समुदाय के थे। दीर्घकालीन युद्ध के संचालन में आवश्यक धन और खाद्य सामग्री भी मुख्यतः किसानों से प्राप्त होती थी। यही वजह है कि चीनी क्रांतिकारी आंदोलन को कभी-कभी आधिकारिक तौर पर कृषक क्रांतिकारी युद्ध कहा जाता है। जो चीन और जापान का जो युद्ध हुआ उसमें कृषकों की क्या थी कि महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि जो शहरी एरिया थे उसमें जापानी सेना ने उस पर कब्जा किया था और मुख्य संचार के साधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। मगर वो देहाती क्षेत्रों में क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, क्योंकि वहाँ पे किसान
का वर्चस्व था और किसान ने मुख्य भूमिका निभाई। जनसाधारण की भूमिका क्रांति में। लेनिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अथवा क्रांति लाने में साम्यवादी दल की प्रमुख भूमिका होती है। लेनिन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अथवा क्रांति लाने में क्या होते हैं, साम्यवादी दल की प्रमुख भूमिका होती है। इसके विपरीत माओ का विचार था क्रांति लाने में जनसाधारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेनिन का था कि साम्यवादी दल, इसने माओ का था कि जनसाधारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माओ जनसाधारण के उत्साह और उसकी रचनात्मक भूमिका में अगाध विश्वास रखता था। माओ क्या था कि जनसाधारण के उत्साह और उसकी रचनात्मक भूमिका में उसका अगाध विश्वास था। उसकी मानता था कि नौकरशाही ढंग के साधनों में एक बड़ी कमी यह है कि वे नेतृत्व को जनता के साथ जोड़ने में सफल नहीं हो पाते। उसका स्पष्ट मत था माओ का, जब तक देश की जनता जागृत होकर क्रांति में भाग लेने के लिए तत्पर नहीं हो जाती, तब तक वे सभी काम जिनमें उनका भाग लेना आवश्यक है खोखली औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएंगे और उनका अंत असफलता में होगा। माओ ने लोक युद्ध नीति पर जोर दिया। लोक युद्ध के अनिवार्य सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है जनसेवा का संगठन। लाल सेना के प्रारंभिक दिनों से ही माओ से तुंग ने इस क्रांति की एक राजनीतिक भुजा जिसकी कार्यवाहियां लड़ने तक सीमित नहीं थी। माओ के अनुसार जनसेवा को राजनीति चालित संगठन होना चाहिए। खुद संगठन के भीतर जनतंत्र को व्यवहार में लाए और पार्टी के नेतृत्व में काम करे और जनता से संघर्ष की शक्ति प्राप्त करे। माओ जन आंदोलन में विश्वास करते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में जनसाधारण की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके मन जिस से जनसाधारण का सच्चा नेतृत्व जनसाधारण के द्वारा ही हो सकता है। तो माओ क्या था कि लोक युद्ध नीति पर जोर देता था। लोक युद्ध नीति के लिए क्या था कि के अनिवार्य सिद्धांत में क्या सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जनसेवा का संगठन। लाल सेना के प्रारंभिक दिनों से ही माओ क्या था कि इसे क्रांति के एक सिद्धांत की बुझा जिसकी कार्रवाइयां लड़ने तक सीमित नहीं थी। माओ के अनुसार क्या था कि जनसेवा को राजनीति चालित संगठन होना चाहिए। खुद संगठन के भीतर जनतंत्र को व्यवहार में लाए और पार्टी के नेतृत्व में काम करे, जनता से संघर्ष की शक्ति प्राप्त करे और माओ जन आंदोलन में विश्वास करते थे। तो ये था जो उनके मत में ये था कि जनसाधारण का नेतृत्व जनसाधारण के द्वारा ही हो सकता था, माओ का कहना था। दूसरा हो गया सांस्कृतिक क्रांति। सन 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यह क्रांति माओ की मृत्यु तक चलती रही। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान सर्वत्र माओवाद का बोलबाला था। उसके विचारों को संग्रह करके उन्हें एक छोटी सी पुस्तक के रूप में दे दिया गया, जो लाल किताब रेड बुक के नाम से विख्यात थी। पुस्तक का खास संदेश था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से हासिल की जाती है। माओ का कथन था कि राजनीति रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं है, जबकि युद्ध रक्त रंजित राजनीति है। सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत ही इस मुद्दे को लेकर हुई कि लेखकों को इस बात की आज़ादी नहीं दी जा सकती है कि वे मनचाहे विषयों पर अपनी कलम चलाएं। बुद्धिजीवियों और लेखकों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी रचनाओं द्वारा केवल मार्क्सवाद व माओवाद का ही प्रचार करें। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि पार्टी के सदस्य और सेना के पदाधिकारी शान शौकत के जीवन को त्याग कर आम लोगों की तरह से रहे। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई तथा विद्यार्थियों के लिए शारीरिक परिश्रम अनिवार्य कर दिया गया। छात्राओं को खेतों में ले जाकर उनसे काम लिया गया था। विद्यार्थियों को टोलियों विद्यार्थियों की टोलियों को गांव में भेजा गया ताकि वे माओ के विचारों का प्रचार करें और किसानों को खेती बाड़ी व मवेशियों को पालने की नई और वैज्ञानिक तकनीकी अपनाएं। माओ की जो सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा थी कि वह संस्कृति तक सीमित नहीं थी। माओ ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ने की बात कही। सांस्कृतिक क्रांति को आर्थिक विकास से भी जोड़ा गया। सांस्कृतिक क्रांति के नेताओं का यह प्रयास था कि प्रत्येक क्षेत्र जहां तक हो सके कृषि और औद्योगिक दृष्टि से स्वावलंबी बने।
ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम था कि माओ द्वारा अपने विरोधियों को कुचलना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो माओ के क्रांति का सिद्धांत और सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत। माओ की जो क्रांति का सिद्धांत है उसमें क्रांति का साधक जो कृषक वर्ग हो गया, जनसाधारण की भूमिका, और लास्ट हो गया जो उसका सांस्कृतिक क्रांति था उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।